हेलो दोस्तों, ये हमारे परसेंटेज जो चैप्टर चल रहा है उसकी क्लास नंबर यहाँ पर 12 है यानी कि 12 है। हमने अभी तक जो है परसेंटेज की जो RS अग्रवाल का हम परसेंटेज करा रहे हैं उसके सवाल नंबर 1 से लेकर और यहाँ पर हम 85 तक कर चुके हैं। 85 यानी 85 तक कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पर 86 से लेकर 95 तक यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसको आज हम खत्म कर लेंगे। कल से हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और 2 दिन की क्लास उसमें लगेगी। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर है यहाँ पर 86। सवाल में लिखा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक गोले की जो त्रिज्या है उसमें 50% की कमी कर दी गई। सवाल नंबर है 86। त्रिज्या में 50% की कमी कर दी गई। अगर मैं त्रिज्या का रेशियो यहाँ पर देखूँ तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप जानते हैं कि वो होती है यहाँ पर 1/2। 50/100 यानी 1/2। 1/2 की त्रिज्या में कमी कर दी गई यानी कि त्रिज्या अगर पहले 2 यूनिट थी तो अब 1 की कमी होकर जो त्रिज्या बचेगी यहाँ पर 1 यूनिट बचेगी। उसके बाद हमें निकालना है कि इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है यहाँ पर गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr² जो होता है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस 4π को देखें, तो ये तो कांस्टेंट है, जबकि हमें तो केवल इसका अनुपात चाहिए। अनुपात में 4π इधर की साइड भी आएगा, उधर की साइड भी आएगा और अनुपात में समान चीज़ें कट जाती हैं। तो ये जो 4π है इसका कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता। एक्चुअल में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निर्भर करता है वो यहाँ पर इसकी त्रिज्या के वर्ग पर ही निर्भर करता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात बनेगा वो यहाँ से 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग यहाँ पर 1 बनेगा। जब त्रिज्या में 50% कमी कर दी गई यानी त्रिज्या 2 से 1 हो गई तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 से 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कमी हुई है यहाँ पर 3 यूनिट की कमी हुई है। 3 यूनिट की कमी 4 पर हुई है। आप जानते हैं कि 1/4 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी परसेंट वैल्यू 25% होती है। तो यहाँ पर 3/4 की जो परसेंट वैल्यू होगी वो यहाँ पर 75% हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर है 87। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। हमारा 87 यहाँ पर सवाल नंबर है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार फर्स्ट और सेकंड। उम्मीदवार जो फर्स्ट है वो यहाँ पर कुल मतों का जो है 30% लेकर हार जाता है। 30% लेकर हार जाता है। अगर हारने वाले को 30% मिले तो जीतने वाले को रिमेनिंग जो बचे यहाँ पर 70% मत मिले होंगे। हमारे जो कुल मत हैं यहाँ पर 100% हैं। हमने मान लिया कि जो कुल मत है यहाँ पर 100% है यानी कि 30% हारने वाले को मिले या तो जीतने वाले को 70% मिले होंगे। अब ये जो जीतने वाला है या हारने वाला है, जीतने वाले कितने मतों से हारा है अगर प्रतिशत में देखा जाए तो यहाँ पर 40% से हार चुका है। इसी 40% की जो वैल्यू है सवाल में दी गई है। 40% की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 16,000 मत यानी 40% का मान ही यहाँ पर 16,000 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड कर लें तो 10% का मान आएगा यहाँ पर 4,000 मत। 10% का मान 4,000 मत है। हमें निकालना था कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पर 100% मत पड़े यानी कि दोनों साइड से मैं 10 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100% का मान आएगा यहाँ पर 40,000 मत। यानी कि उस चुनाव में जो है यहाँ पर 40,000 मत डाले गए होंगे। अगला सवाल है हमारा 88। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सवाल है हमारा यहाँ पर 88। सवाल में लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मत जो है 7,500 पड़े। कुल मत यहाँ पर हैं, कुल मत टोटल जो वोटिंग हुई 7,500 की हुई। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है यानी कि इस 7,500 में से यहाँ से जो 20% जो मत होंगे वो अवैध हो चुके हैं। 7,000 का 20% जो आएगा यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो 7,000 का 1/5 यहाँ पर आएंगे 1500 मत यानी कि 1500 जो मत है वो यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। जो वैध मत हैं वो यहाँ पर इसमें 1500 माइनस होकर बचे होंगे यानी कि यहाँ पर 6,000 जो मत है यहाँ पर वैध मत हैं। अब इन 6,000 मतों में से 55% जो मत हैं वो जीतने वाले को मिलते हैं। 55%। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिलेगा तो दूसरे उम्मीदवार को
यदि इनमें से भी अगर 55% एक उम्मीदवार को मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को इसके जो है बचे 45% ही मिले होंगे, क्योंकि कुल भी वैध मत जो है अपने आप में 100% हैं। 55 एक को मिले थे, 45 दूसरे को मिले होंगे। हमें निकालना है इसी 45% का मान, यानी हमें निकालना है 6000 का 45%। यहाँ 2 जीरो चली जाएंगी। उसके बाद जो आएगा यहाँ पर 45 तिया 135, 45 छक्के यहाँ पर हो जाएंगे 270, यानी 2700 मत जो है यहाँ पर पड़े होंगे। अगला है हमारा सवाल नंबर 89। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सवाल नंबर 89 भी 88 की तरह ही है। यहाँ पर देखें, सवाल नंबर 89 में लिखा है कि कुल जो मत हैं, यहाँ पर सवाल नंबर 89 में है कुल मत 15,200 हैं। यहाँ पर जो कुल मत हैं वो 15,200 हैं। अब इन मतों में से भी जो 15% मत हैं वो उनको अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 15,200 के भी जो 15% मत हैं, 15% जो मत हैं उनको अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि 15,200 का 15% निकाला जाए, 15%, तो वो आएगा 2 जीरो कट जाएंगे। 15 दूनी यहाँ पर 30, हासिल का 3, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो वर्ग यानी 225 और 3 228, 2280 जो मत है यहाँ पर अवैध घोषित कर दिए गए। तो जो वैध मत हैं, अगर वैध मतों को निकाला जाए तो 2280 को 15,200 में से यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएंगे 20 और यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा तो ये 3, उसके बाद 14 में से यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 का 0 यानी 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 और 14 में से यहाँ पर 2 जाएंगे तो ये बचेंगे 12, यानी 12,920 जो मत हैं वो यहाँ पर जो है वैध मत होंगे। इन वैध मतों में से एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे। सवाल वैसा का वैसा ही है। यदि एक उम्मीदवार को इन 12,920 के 55% मिलते हैं तो दूसरे जो उम्मीदवार है उसको यहाँ पर रिमेनिंग 45% ही मिलेंगे। तो इसी 45% का मान हमें इसमें निकालना है, यानी 12,920 का हमें निकालना है 45%, यानी 45/100। तो यहाँ से 1 जीरो कटेगा। उसके बाद अगर इसको काटे 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 2 से ये चले जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, यानी हमें करना है 646 का 9 गुना, 646 का 9 गुना। 9 छक्के यहाँ पर 54, हासिल का 5, 9 चौक 36, 5 41 का 1, हासिल का 4, 9 छक्के 54 और 5 यहाँ पर हो जाएंगे 58, यानी कि 58 14 5814 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा 90 सवाल है, सवाल नंबर 90। ये जो सवाल है यहाँ पर जो है कई बच्चों से होगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया, तो इसको देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या या कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पर 90 यानी कि 90 है। सवाल में लिखा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कों की जो संख्या है यानी बी फॉर बॉयज़, इनकी जो संख्या है लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। अब 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4% की होती है। आप जानते हैं 4% की होती है यहाँ पर 1/25। अगर मुझे 16% की चाहिए तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो 16% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 4/25, यानी कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4/25 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या यहाँ पर 25 हो तो उससे 4 अधिक होगी यहाँ पर, यानी 25 4 29 अधिक होगी लड़कों की संख्या। अनुपात पूछा है इसमें, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी लड़कों की संख्या पहले है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर अनुपात हम सवाल के हिसाब से बनाएं तो ये बनेगा 19:25, और ये आंसर कई बच्चे इसको देखकर लगा देंगे, लेकिन ये सवाल यहाँ पर हो जाता है गलत, क्योंकि सवाल ये इस प्रकार से नहीं है, यही इसमें लॉजिक है। अब इसको फिर से करते हैं।
सवाल में लिखा है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। माना कि कक्षा में जो टोटल छात्र है वो यहाँ पर 100% हैं। टोटल जो छात्र हैं यहाँ पर, जो लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पर कक्षा में 100% हैं। अब इसमें क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या से 16% अधिक लड़कों की संख्या है। अगर मैं लड़कियों की संख्या को x% मान लूँ तो जो लड़कों की संख्या होगी वो x + 16 होगी, x + 16% होगी, यानी कि उसमें x% भी आएगा और 16% भी आएगा। अब इसी को हमें हल करना है। ये है लड़कियों की संख्या x% और ये है लड़कों की संख्या x + 16%। हमें निकालना है यहाँ पर, अगर हम इनका टोटल करें यानी x% प्लस x + 16%, अगर इसको टोटल करें तो ये यहाँ पर 100% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कक्षा में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर 100% हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड से देखें तो ये प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद बचा x + 16 बराबर यहाँ पर 100। x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x और ये 16 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी 100 - 16। तो 2x का जो मान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 84। यहाँ से जो x का मान आएगा 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 42, यानी कि x का मान 42 है। यानी कि कक्षा में जो लड़कियों का जो यहाँ पर प्रतिशत है वो यहाँ पर 42% है। लड़कियाँ 42% हैं तो लड़के इनसे 16% अधिक होंगे, यानी कि 42% से 16% जो अधिक होंगे वो यहाँ पर होंगे 58%। यानी कि लड़कों का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर 58% है और जो लड़कियों का प्रतिशत है वो यहाँ पर 42% है। अब इनकी ये है प्रतिशत में हमें निकालना है इनका अनुपात, तो यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा और ये जाएगा यहाँ पर चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 नाम 18। उसके बाद ये जाएगा 21 बार में, यानी कि 29:21 जो है हमारा आंसर होगा। 29:21 हमारा आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 91 है। 91 में लिखा है, एक परीक्षा में रितेश ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हों तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक लिखिए। सवाल नंबर 91 है। इसमें लिखा है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है, अधिकतम जो अंक है वो यहाँ पर 750 है, 750। अब 3 लड़के हैं यहाँ पर, रितेश, सुनील और रवि। इन तीनों ने क्रमशः 52%, उसके बाद यहाँ पर 64% तथा 74% जो है अपनी परसेंटेज को प्राप्त किया है। उसके बाद हमें निकालना है तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परसेंटेज दी गई है और हमसे औसत प्राप्तांक पूछे गए हैं, यानी कि अगर हमें एवरेज, इनकी एवरेज परसेंटेज पता लग जाए, यानी औसत प्रतिशत पता लग जाए, तो औसत प्रतिशत के आधार पर हम जो है अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब औसत प्रतिशत निकालेंगे कैसे? किसी भी संख्या का जो औसत होता है, दी गई सभी संख्याओं को उन जोड़कर ये कितनी संख्या है उसका भाग देते हैं, यानी दी गई सभी संख्याओं को जोड़कर सभी संख्याओं का भाग देना है। यहाँ पर जो संख्याओं का भाग देना है कि यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अगर मैं तीनों को यहाँ पर जोड़ दूँ और बटे में यहाँ पर 3 से भाग दे दूँ तो ये हमारी एवरेज प्रतिशत आ जाएगी। अब इनका योग होगा 4 और 4 8, 2 10 का 0, हासिल का 1, ये 5 और 1 6 2 12, 6 18 और 1 19, यानी 190/3% जो है यहाँ पर उनकी एवरेज प्रतिशत आएगी। अगर प्रतिशत में बात करें तो उन तीनों की जो एवरेज प्रतिशत होगी वो यहाँ पर 190/3% होगी। इसको अंकों में बदलना है तो जो पूर्णांक था वो यहाँ पर 750 था, इसी का हमें 190/3% निकालना है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर 100 आएगा। उसके बाद ये 2 0 से यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे, 3 से ये जाएगा 25 बार में, तो हमारा जो आंसर होगा वो 25 इंटू यहाँ पर 19 होगा। 25 इंटू जो 20 होता है वो 500 होता है, 500 में यहाँ पर 25 कम होगा, यानी कि 475 के उनके एवरेज मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि औसत मार्क 475 होंगे। उसके बाद हमारा अगला जो सवाल नंबर है 92, इस प्रकार से है कि एक जिले की जनसंख्या जो है 2 लाख नहीं, यहाँ पर 2,96,000 है। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षक हैं। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षक हों तो शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? सवाल नंबर है 92। यहाँ पर जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या सवाल के हिसाब से दी गई है आपको 2 लाख, यहाँ पर 2,96,000। अब सवाल में लिखा है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो यहाँ पर 50% हैं, यानी कि शिक्षित अगर व्यक्तियों की बात की जाए, शिक्षित
वो कुल जनसंख्या के 50% के बराबर है। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/2, यानी कि 1/2 मतलब इसके आधे, इस 2,96,000 के जो आधे व्यक्ति हैं वो यहाँ पर शिक्षित है। 2,96,000 का जो आधा होगा वो 1,48,000 हो जाएगा, यानी कि 1,48,000 जो व्यक्ति हैं टोटल वो यहाँ पर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद सवाल में लिखा है यदि कुल पुरुषों की जो यहाँ पर संख्या है वो 1,66,000 है। इस कुल जनसंख्या में जो पुरुषों की संख्या है मेल्स, यानी कि जो यहाँ पर है 1,66,000 हैं। अगर 1,66,000 मेल हैं तो यहाँ पर जो फीमेल की संख्या आएगी वो 2,96,000 में से 1,66,000 माइनस होके आ जाएगी, यानी कि अगर इसको माइनस की जाए तो यहाँ पर ये 3 जीरो, उसके बाद 6 में 6 जाएगा तो 1 और जीरो, उसके बाद 29 और ये 16, अगर इसको घटाया जाए तो 9 और 4 13, यानी 1,30,000 जो है यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। इनमें शिक्षित भी हैं अशिक्षित भी हैं, पुरुषों में भी शिक्षित अशिक्षित दोनों है। ये 2,96,000 का जो है यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दी गई हैं। उसके बाद जो शिक्षित हैं वो कुल जो जनसंख्या उसकी 50% के बराबर है, यानी कि 1,48,000 जो है यहाँ पर शिक्षित लोग हैं। सवाल में लिखा है कि कुल पुरुषों का 70% लोग जो हैं यहाँ पर शिक्षित हैं। पुरुष यहाँ पर जो है पुरुषों का जो 70% भाग है, 70% भाग है वो यहाँ पर शिक्षित है। अगर पुरुषों का 70% निकालें, यानी कि 1,66,000 का 70% अगर निकाला जाए, 70%, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो यहाँ पर ये 00 और 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, 7 छंग 42, 4 46 हासिल का 4 और 7 4 11, यानी कि यहाँ पर जो है 7 4 11, ठीक है। यहाँ पर 1,16,200 जो है यहाँ पर जो पुरुष होंगे वो यहाँ पर शिक्षित होंगे। कुल जो शिक्षित व्यक्ति हैं 1,48,000 हैं। इनमें से जो है 1,16,200 ये तो पुरुष जो है शिक्षित है। अगर महिलाएं शिक्षक की बात करें तो महिलाएं जो शिक्षित हैं वो यहाँ पर 0 का 0, ये घटकर बचेगा 8 और ये जाएगा 1, 14 में से 11 जाएंगे तो ये 3, यानी कि यहाँ पर जो महिलाओं का प्रतिशत है वो यहाँ पर, प्रतिशत नहीं, महिलाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर 31,800 रहेगी जो शिक्षित हैं। सवाल को एक बार और फिर से एक्सप्लेन करते हैं। कुल जो जनसंख्या है यहाँ पर 2,96,000 है। इनमें जो पुरुषों की संख्या है वो 1,66,000 है। अगर 1,66,000 पुरुष हैं तो यहाँ पर 1,30,000 जो है महिलाएं होंगी। अब यहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो इसके आधे हैं, यानी 50% है, 1,48,000, और पुरुषों का जो भाग है 70% शिक्षित है। 70% का मतलब होता है यहाँ पर 1,16,200। इस 1,48,000 में से 1,16,000 जो है पुरुष शिक्षित है, तो यहाँ पर जो महिलाएं शिक्षित बचेंगी वो यहाँ पर 31,800 बचेंगी। अगला जो सवाल नंबर है हमारा 93, इस प्रकार से है कि 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? सवाल है हमारा जो 93 है। सवाल में लिखा है कि कुछ बच्चे हैं, मैंने मान लिया है यहाँ पर, माना जो कुल बच्चे हैं, कुल बच्चे यहाँ पर जो है x हैं, कुल बच्चे x हैं, तथा प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली, प्रत्येक बच्चे को टॉफी जो दी गई वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी दी गई वो कुल बच्चों की संख्या की 20% के बराबर दी गई। अगर x कुल बच्चे हैं तो x का जो 20% होगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी प्रत्येक बच्चे को x का 1/5 टॉफी दी गई। x का 1/5 यानी कि x/5 टॉफियां दी गई। उसके बाद सवाल में लिखा है कि जो कुल टॉफियां हैं वो 605 है, तो हमें प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी दी गई यानी x/5 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। अगर बच्चों की संख्या x है और प्रत्येक बच्चे को x/5 टॉफियां दी गई, तो यहाँ पर जो इसके हिसाब से जो कुल टॉफियां होंगी वो x इंटू में x/5 होंगी, और इसी का मान सवाल में दिया गया है 605, यानी 605 टॉफियां हैं। अगर इसको हल करें तो ये x² आएगा और 5 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएंगे 30 और 25 यानी 3025। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो उस पर जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाने पर इधर रूट चढ़ेगा, और ये जो 3025 है वो यहाँ पर जो है 55 का स्क्वायर होता है, यानी x का मान 55 है। x का मान 55 है। x क्या था? x यहाँ पर कुल बच्चे थे, तो कुल बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर 55 है। लेकिन सवाल में पूछा था कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी दी गई, तो यहाँ पर x का 1/5 यानी कि 55/5 टॉफियाँ दी गई, यानी कि 11 कटने के बाद, तो प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर 11 टॉफी दी गई। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर यहाँ पर 94। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा
चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं, इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? सवाल नंबर यहाँ पर 94 है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। जो चाय पीने वालों की यहाँ पर संख्या है, चाय पीने वालों की संख्या जो है 72% है। उसके बाद कॉफ़ी पीने वालों की संख्या जो है यहाँ पर कॉफ़ी पीने वालों की संख्या है 44%। अब सवाल में लिखा है कि कार्यालय के यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों अवश्य पीता हो। कार्यालय जो है उसमें तो 100% ही कर्मचारी होते हैं, यानी कार्यालय में जो है 100% कर्मचारी थे, इनमें से 72% चाय पीते थे और बाकी के जो 44% जो है कॉफ़ी पीते थे। लेकिन अगर इनको यहाँ पर जोड़ा जाए, यानी टोटल चाय और कॉफ़ी पीने वाले को देखा जाए साथ में, तो 4 2 यहाँ पर 6 और 7 4 11, यानी कि 116% निकलेंगे। जबकि हमारे जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर केवल 100% दिए थे। ये जो एक्स्ट्रा में 16% बचे हैं, ये 16% कौन लोग हैं? तो ये 16% वो हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते थे, तभी तो वो चाय के ये 72% में भी काउंट हो गए और यहाँ पर कॉफ़ी के 44% में भी काउंट हो गए। 2 बार काउंट होने से ये जो है वैल्यू यहाँ पर 100 से अधिक आ रही है, यानी 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसको अगर बैनारिक से समझा जाए तो मान लो कि ये चाय वाले हैं, ये इधर कॉफ़ी वाले हैं और ये बीच वाले हैं जो दोनों पीते हैं, ये टी वाले और ये यहाँ पर सी वाले यानी कॉफ़ी वाले। अब सवाल में लिखा है कि चाय वाले यहाँ पर 72% है। 72 ना मान के ये 16% को मैं यही मान लूँ कि ये दोनों पीने वाले 16% हैं, तो 72 में से 16 माइनस होकर केवल चाय पीने वाले बचेंगे, यानी केवल जो चाय पीने वाले हैं वो यहाँ पर जो है 56% ही बचेंगे। 56% जो है केवल चाय पीने वाले हैं, 16% दोनों पीने वाले हैं। अगर इनका टोटल किया जाए तो 72% चाय पीने वाले हो जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद कॉफ़ी पीने वाले की बात करें तो 44% थे, 16% दोनों पीने वाले हैं। तो जो 44 में से अगर 16 माइनस कर दें तो केवल कॉफ़ी पीने वाले जो यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर 28% होंगे, यानी कि 28% केवल कॉफ़ी पीने वाले, 56% केवल चाय पीने वाले और यहाँ पर 16% दोनों पीने वाले। अगर तीनों को यहाँ पर मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 100% के बराबर। इसका मतलब है 16% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पीते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो 16% जो यहाँ पर चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं वो 16% हैं, और इसी की जो सवाल में वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर 40 कर्मचारी दी गई है, यानी 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। और प्रतिशत में देखा जाए तो 16% जो कर्मचारी हैं वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। हमें निकालना है कुल कर्मचारियों की संख्या, यानी 100% का मान। 16% का मान 40 है, तो यहाँ पर जो 1% का मान आएगा वो यहाँ पर 16 से डिवाइड कर आएगा, यानी 1% का मान है 40/16 होगा। हमें निकालना है 100% का मान, यानी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ये हमारे कर्मचारियों की संख्या होगी। इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से जाएगा 4 बार में और ये 4 से जाएगा 10 बार में। 4 से 100 चला जाएगा यहाँ पर 25 बार में, यानी कि 10 × 25 यानी कि 250 कर्मचारी ऐसे हैं, 250 कर्मचारी जो है उस कार्यालय में जो है टोटल करके होंगे। सवाल नंबर है हमारा 95। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा? सवाल नंबर है यहाँ पर 95। लिखा है कि एक जो दुकानदार है वो यहाँ पर क्रय मूल्य से 15% अधिक जो है मूल्य लेता है ग्राहकों से, और एक सोफा सेट की कीमत जो है मैंने मान ली कि यहाँ पर x रुपये थी, सोफा सेट की कीमत x रुपये थी। 15% वो एक्स्ट्रा में लेता है। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% की होती है 1/20, तो 15% की यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 3/20, यानी 3/20 जो है 15% जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, यानी 20 रुपये के सोफा सेट पर यहाँ पर 3 रुपये वो ज़्यादा लेता है। तो सोफा सेट अगर x रुपये का था तो उसकी जो कीमत होगी वो 20 में 3 जोड़कर यानी कि 23/20 कीमत होगी, और यही वाली कीमत जो है हमें दी गई है यहाँ पर 9,039 रुपये। 9,039 रुपये हमें निकालना है एक्स का मान, यानी सोफा सेट की जो कीमत। 23 से इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर ये जाएंगे 23 × 69 और बचेंगे यहाँ पर जो है 21, यानी कि 213। यहाँ पर 23×90 203 और यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर 23×90 207 और यहाँ पर ये बचेंगे 6, यानी 23 × 69। तो यहाँ पर जो हमारे एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 393 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि यहाँ पर जो है 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हासिल का 1 और ये 0, यानी 7,860 जो है सोफा सेट की कीमत रही होगी।
तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।